हेलो चैम्स। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज़ का ये एक और वीडियो। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि बहुत सारी केस स्टडीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं और करनी भी चाहिए इस चैप्टर में, बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इसलिए दिस इज़ द सेकेंड वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की भी केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय बर्गर मेनिया। राइट, सो हमें पता लग रहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं ये गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, बिकॉज साथ में वर्ड लिखा है ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो प्रिंसिपल्स हैं एज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वो 4 हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो 8 हैं। टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, देन स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो इसमें से कोई आंसर्स होंगे, कितने बताने हैं दे हैव नॉट स्पेसिफाइड, सो लेट अस सी। ओके, विशेष completed his MBA at a reputed business school in Lucknow. He was impressed by the principles and techniques of scientific management developed by F.W. Taylor. On completing his MBA, he wanted to apply scientific management in his family's business of fast food chain of restaurants named Burger Mania. Right. His main goal was to reduce costs with increased output. To begin with, he wanted to develop a standard method which would be followed throughout the organization. अब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, वो अपने अलग अलग मेथड से काम कर रहे हैं, जिसको हम हिट एंड ट्रायल बोलते हैं या रूल्स ऑफ थंब बोलते हैं, जिसे एक्चुअली हम जुगाड़ भी बोलते हैं, राइट। बट अगर हर कोई अपने अलग अलग ढंग से काम कर रहा है, वो सारे तो अच्छे हो नहीं सकते, क्योंकि काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका होता है और साइंटिफिक तरीका होता है वो। तो स्टैंडर्ड मेथड सभी फॉलो करें, एक सा मेथड फॉलो करें। जैसे आपको कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल्स ऑफ थंब क्या होते हैं, जो अपने हर किसी ने अपने अपने बनाए होते हैं, अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल से अपना तरीका निकाला होता है काम को करने का। So he investigated traditional methods through work study and unified the best practices. Right. As it is words आपको आपकी NCERT में भी मिल जाएंगे। देखिए, scientific method involved investigation of traditional methods through work study, unifying the best practices and developing a standard method which would be followed throughout the organization. तो I don't think it's difficult to identify कि यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल डिस्कस हुआ है दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ओके, अब मैं समझती हूँ कि इस प्रिंसिपल और जो एक टेक्निक है मेथड स्टडी, उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों सेम ही बात कह रहे हैं। मेथड स्टडी में भी यही लिखा है कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, लेट अस सी, आगे देखते हैं। The standard method, that is the best way of doing the job, was then developed taking into account all parameters right from procurement of raw materials till the delivery of the final product to the customer. All right. थोड़ा सा जो डिफरेंस आप समझ सकते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और मेथड स्टडी में, वो ये है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ज़्यादा फोकस इस बात पे करता है कि लोगों ने अपने अपने रूल्स ऑफ थंब बनाए होते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने अपने तरीके निकाले होते हैं काम को करने के, बट वो तरीका बेस्ट नहीं हो सकता। तो हमें बेस्ट तरीका ढूंढना चाहिए स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से, और फिर वो जो बेस्ट तरीका हमने ढूंढ लिया दैट शुड रिप्लेस ऑल रूल्स ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और जो मेथड स्टडी है वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कह रहा है, वो रूल्स ऑफ थंब की बात नहीं कर रहा। और मेथड स्टडी में ये लिखा है कि हर काम को करने का बेस्ट तरीका होता है, छोटे काम से लेके बड़े काम तक, और सारी चीज़ें मेथड स्टडी का पार्ट होती है, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। जितने भी काम बीच में होते हैं उन सभी को करने का एक बेस्ट मेथड होता है।
सो अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, एवरी एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। एंड इस स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू फाइंड आउट बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, राइट। तो ये जो लाइंस हैं ये एज इट इज़ आपके केस स्टडी में भी यूज़ की गई हैं, तो इसलिए हम पहचान सकते हैं कि हम मेथड स्टडी की बात की है। कहाँ से? यहाँ से। द स्टैंडर्ड मेथड दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब इज देन डेवलप्ड taking into account all the parameters right from procurement of raw material till the final product is delivered to the customer। ये हमारा हो गया है मेथड स्टडी। तो आपको की लाइंस ज़रूर मेमोराइज करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप केस स्टडीज़ में अच्छे से पहचान पाएंगे। ओके, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के लिए हमारी जो लाइंस है वो यहाँ से है, टू बिगिन विद ही वांटेड एंड देन ही यूनिफाइड द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, आगे चलते हैं। विशेष ऑल्सो बिलीव्ड दैट ईच पर्सन शुड नॉट ओनली बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड but should also be given the required training to increase efficiency. For this, he set up a special training unit called Hamburger in Bangalore, where the workers were given the required training. All right, तो ये clear है, जो principle है development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity, उसमें दो बातें की गई हैं कि हर वर्कर को आपको साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए, उसको जो काम आप एलोकेट करते हो वो उसकी मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से होना चाहिए, और आपको उसको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। सो आई विल शो यू ऑल्सो इन योर बुक हियर, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। सो इसको आप डेफिनेटली पता कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल हियर हम लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। आगे चलते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी, बहुत सारी बातें इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। एट द फैक्ट्री द इंग्रेडिएंट्स मेकिंग अप अ बर्गर वर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड टू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर एक्सेस मूवमेंट्स। ऑलराइट, आई think you can guess something here. The standard time and other parameters were determined on the basis of work study and Vishesh rewarded the workers for meeting the standard output. इस पैराग्राफ में हमें दो टेक्निक्स पता लग रही हैं। वन इज़ मोशन स्टडी, कि जो बेकार की मूवमेंट्स हैं आप उनको एलिमिनेट करें, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरा है टाइम स्टडी, कि हमें हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना चाहिए, राइट। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक वी हैव टू राइट मोशन स्टडी। ओके, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग चैम्प्स, दैट यहाँ पे सिर्फ लाइन्स नहीं कोट करनी, उन्होंने एक्सप्लेन करने को भी कहा है। सो प्लीज़ यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम स्टडी की। ऑलराइट, आगे देखते हैं। Now Burger Mania has standardized processes, raw material, time, machine, product and working conditions that ensure that the food they sent out to their customers has the same high standards of excellence and level of quality in every chain or franchisee. इनकी हर चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड है, हर चीज़ का स्टैंडर्ड है। रॉ मटेरियल इस स्टैंडर्ड से कम का यूज़ नहीं करेंगे, टाइम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, इस लेवल की मशीनरी से ख़राब क्वालिटी की मशीनरी यूज़ नहीं करेंगे, वर्किंग कंडीशंस इस तरह की होनी चाहिए, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है। सो इट इज़ वेरी इजी टू गेस दैट दिस इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ टेलर। सो कैसे हमने हर एक लाइन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि क्या क्या यहाँ पे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स मेंशन्ड है। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि हमें कितनी टेक्निक्स और कितने प्रिंसिपल्स बताने हैं, बट आप जो मार्क्स इसके होंगे उससे थोड़ा गैस कर सकते हैं कि अच्छा इतने पॉइंट्स हो सकते हैं, बट अगेन आपको पढ़ना तो सारा ही है। ओके चैम्प्स, मूविंग ऑन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी बात मैंने नोटिस की है कि लिखा है प्रिंसिपल्स और लिखा है टेक्निक। आई होप आप समझ रहे हैं, प्रिंसिपल्स एक से ज़्यादा बताने हैं और टेक्निक एक ही बतानी है जो इसमें है। लेट अस सी।
Karan Nath took over D North Motor Company from his ailing father 3 months ago. In the past, the company was not performing well. Karan was determined to improve the company's performance. He observed that the methods of production as well as selection of employees in the company were not scientific. ध्यान दीजिए, दो बातें उन्होंने कही हैं कि साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रही. एक तो मेथड्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो साइंटिफिक नहीं है, और जिस तरह से आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर रहे हो वो भी साइंटिफिक तरीका नहीं है. He believed that there was only one best method to maximize efficiency. He also felt that once the method is developed, the workers should be trained to learn that best method. He asked the production manager to develop the best method and carry out necessary training. Right, आगे देखते हैं. The production manager developed this method using several parameters, right from deciding the sequence of operations, place for men, machines and raw material till the product is to be delivered to the customers. I think आप guess कर सकते हैं, कुछ हमने अभी ऐसा पढ़ा था. This method was implemented throughout the organization. It helped in increasing output, improving quality. Alright, तो मुझे 2 principles मिले हैं और एक टेक्निक मिली है. क्या आपको भी मिल गए हैं? राइट, सो प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कि बेस्ट मेथड ढूंढो, और उस बेस्ट मेथड को ढूंढने के लिए आप स्टडी करें, और फिर जब ये बेस्ट मेथड मिल जाएगा तो सभी लोगों को कह देना कि यही बेस्ट मेथड यूज़ करना है, अपने अपने जुगाड़ नहीं लगाने. राइट, सो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. और जो हमने बात की थी कि सिलेक्शन जो आप करते हैं एम्प्लॉयज़ की वो भी साइंटिफिकली होनी चाहिए. सो दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. और जो टेक्निक की बात हो रही है जिसमें हमने ये लाइंस पढ़ी थी बुक में कि हर एक्टिविटी को करने का बेस्ट तरीका होता है राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर. एवरी एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी. सो दैट इज मेथड स्टडी. यहाँ पे हमने मेथड स्टडी भी देखा है. यहाँ पे हमने 2 प्रिंसिपल्स देखे हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. दे हैव नॉट आस्क्ड अस टू कोट द लाइन्स, सो दैट इज ओके. ओके चैम्प्स, मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट that Mehul is advising Neeraj to follow while doing his job. अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं लिखा है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा है. वैसे तो ये कोई भी हो सकते हैं, बट पहला फोकस हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स की तरफ लेकर जाते हैं, उसमें से कोई हो सकता है. सो लेट अस सी. Neeraj is selected for the post of software developer in an IT company. On the first day of his joining, Mehul, his project manager, tells Neeraj that during the course of his work, he will come across many such opportunities which may tempt him to misuse his powers for individual or family benefit at the cost of larger interest of the company. पता लग रहा है किस प्रिंसिपल की बात हो रही है. In such situations, he should rather exhibit exemplary behavior as it will raise his stature in the eyes of the company. Also, for interacting with anyone in the company on official matters, he should adopt the formal chain of authority and communication. It's easy to guess. पहला प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी आपने अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करना अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उससे ओवरऑल जो इंटरेस्ट है कंपनी का वो हार्म होगा. आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना. इनफैक्ट अगर आप मैनेजर हैं तो आपको एक ऐसा बिहेवियर एग्जाम्पल के तौर पे लोगों को दर्शाना चाहिए कि वो देखें और आपसे सीखें. सो दिस इज़ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट फॉर श्योर. और अगर हमें फॉर्मल लाइन्स यूज़ करनी चाहिए फॉर कम्युनिकेशन तो ये आप बता सकते हैं स्केलर चेन. स्केलर चेन इसका रेलेवेंट प्रिंसिपल है. इजी टू गेस. ओके चैम्प्स, मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर बीइंग अप्लाइड बाय राधिका बाय कोटिंग लाइन्स. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एक ही है of management which is being violated, मतलब which is not followed.
State any one effect of the violation of the principle of management by Radhika as identified in part B. मतलब वो अगर हम follow नहीं कर रहे तो उसका क्या effect हो सकता है. Let us see case study में क्या लिखा है. Radhika opens a jewelry showroom in Jaipur after completing a course in jewelry designing. She has employed 11 persons in her showroom. For greater productivity, she divides the work into small tasks and each employee is trained to perform his or her specialized job. Easy to guess, this is division of work. यानी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहिए और वो काम उस पर्सन को देना चाहिए जो उसे करने में एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है. राइट, सो डिविजन ऑफ वर्क. राइट, लेट्स सी, आगे देखते हैं. The salespersons are allowed to close a deal with a buyer by giving a maximum of 10% discount, whereas decision to give any further discount rests with Radhika as final authority. जैसे आपने देखा होगा स्टोर में, आप किसी भी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन होते हैं वही कह देते हैं चलो 10% डिस्काउंट हो जाएगा, बट कस्टमर कहते हैं नहीं और डिस्काउंट चाहिए, और डिस्काउंट चाहिए. फिर वो कहते हैं नहीं, फिर आप उनसे ही बात कर लो जो हेड है. राइट, सो इसी तरह से है कि 10% तक का वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, बट इससे ज़्यादा देना है तो फाइनल अथॉरिटी राधिका की है. आप बता सकते हैं कौन सा प्रिंसिपल है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड इट्स डिस्पर्सल इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन. कुछ हद तक डिसेंट्रलाइजेशन है, कुछ हद तक सेंट्रलाइजेशन है. राइट, आगे देखते हैं. In earlier days of starting of the business, 5 of her employees were asked to put in extra hours of work. In return, she had promised to give them a special incentive within a year. Therefore, after 6 months when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each of these employees to honor her commitment. Very easy to guess, very much clear. ये आपके NCERT का भी एग्जाम्पल है कि अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में ऐसा कमिटमेंट होता है जहां मैनेजमेंट उनको कहती है कि तुम ओवर टाइम कर लो, बट इसके बदले हम तुम्हें पैसे बाद में दे पाएंगे जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, और फिर जब एक्चुअली वो ओवर टाइम करते हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगती है तो आपको अपनी कमिटमेंट फॉलो अगर आप कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, यानी ऑनरिंग योर कमिटमेंट and also obeying the rules of the organization, obeying what is written in the employment agreement. ये discipline होता है. Right, तो उन्होंने अपनी बात रखी, राधिका ने जो कहा था वो पूरा किया. So this is discipline. आगे देखते हैं. However, when it comes to settling the conflicts among her employees, she tends to be more biased towards her female employees. She being a female herself, तो वो थोड़ा biased है, partial है फीमेल एम्प्लॉयज़ के प्रति. तो आप बताइए कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है या फॉलो नहीं हो रहा है? एंड दैट इज इक्विटी, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. सो दिस इज इक्विटी, वो फॉलो नहीं कर रही हैं, ये वायोलेट हो रहा है. और इसका इफेक्ट आप बताइए क्या होगा? डिससैटिस्फैक्शन अमंग मेल वर्कर्स. उनको हमेशा यही लगेगा कि ये तो बस फीमेल्स की ही तरफदारी करती हैं. सो डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगी मेल वर्कर्स के बीच में. एंड फिर आप आगे भी लिख सकते हैं दैट दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह से भी आप बता सकते हैं. सो आई होप चैम्प्स आपको इस वीडियो से हेल्प मिली. आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर देख लीजिएगा. और अब मैं MCQs भी लेकर आऊँगी आपके लिए, अलग अलग चैप्टर से केस स्टडीज़ भी. और कोई भी टॉपिक अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स में से, तो ज़रूर बताइए. आई विल ब्रिंग अप अ वीडियो फॉर यू. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.